तो राजू प्रताप जी रूडी के लिए आपके प्रचंड समर्थन की अपील करने के लिए आया। राजू प्रताप रूडी जी का मैं समझता हूं छपरा क्या देश का बुद्धिजीवी समाज भी अच्छी तरह जानता है वो कैसे व्यक्ति है। भारत की संसद में जिस प्रभावी तरीके से आपकी आवाज को बुलंद करने का काम राजू प्रताप जी रूडी करते हैं, मैं बधाइयों की कितनी भी सराहना की जाए सकता हूं। ये एक अच्छे वक्ता है, प्रभावी तरीके से देश की समस्याओं को भारत की संसद में आवाज देते हैं राजू प्रताप जी। एक अच्छे पायलट भी है। मुझे पक्का विश्वास है इस चुनाव में भी आप सबका यह समर्थन प्राप्त होगा और सारे विपक्षी दलों को हमारे राजू प्रताप जी ये कुशल पायलट है, उनको हवा में उड़ा देंगे। मैं पूरी तरह मेरे रहने वाले गुजरात में सूरत में गुजरात के सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी श्री गणेश होते हैं। आपने देखा होगा कि इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना समर्थन लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना नामांकन वापस किया और अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। शाम को देश के अधिकांश राज्यों में मेरी सार्वजनिक सभाएं हो चुकी हैं। आज आप सबके बीच में सारे देश का माहौल जो देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है रहने वाले और 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करने में हम पूरी तरह से कामयाब होते हैं, मेरा पक्का विश्वास है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को काम करते हुए आप पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं। मैं भाइयों चाहे कोई दावा कुछ भी करे, लेकिन इस सच्चाई को कोई मां का लाल नकार नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम यदि किसी भारत माता के सपूत से किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बोलता, भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लिया जाना चाहिए लोग नहीं लेते थे, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर पूछती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत है। धन दौलत के मामले में हमारा भारत 2004 से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर 10 वर्षों तक उन्होंने हुकूमत चलाई। 2014 तक हमारा यह भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जिस तरीके से करिश्माई काम किया है, आप भी सीना ठोक कर कह सकते हैं धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत 2014 में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मेरे कहना मैं ही नहीं, सारी दुनिया के माने जाने अर्थशास्त्री, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म यह दावा कर रही है जिस तरीके से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा, विश्व की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था को विदेश की है तो भारत, और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है यह पक्का है कि आज के 2.5-3 साल के बाद 2027 आते आते इस संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता कि 2027 के पहले भी हो सकता है हमारा यही भारत धन दौलत के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा होने जा रहा है। यह छोटी बात है, हमारी छोटी बात है। आतंकवाद आज हमारा सवाल कांग्रेस की हुकूमत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आपने देखी, उसके पहले की भी कांग्रेस की हुकूमतों को आपने देखा बराबर केवल उन्होंने रूस के राष्ट्रपति विक्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर जेलेंस्की से बात की, और आपको जानकर खुशी होगी, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। दोनों राष्ट्रपतियों से बात करने के बाद
फिर भी डरने की चोट है जनता के सामने जाकर यह वोट मांग। हेलो भाइयों, किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो थोड़ा तो लोकराज तो होना चाहिए। लोकतंत्र बिना लोकराज के नहीं चल सकता। क्या होगा है? मैं जानता हूं आप लोग राजनीतिक दिशे जाओगे, बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और अपील होगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, इधर देखिए उधर देखिए। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है अथवा हमारे एनडीए का हमारा जेडीयू का कोई प्रत्याशी है, आंख बंद करके बहनों भाइयों आपको उधर लगनी चाहिए। मैं अपील करने के लिए लालटेन युग की वापसी की भी सूरत में बिहार में नहीं होनी चाहिए। मैं विशेष रूप से जवानों से कहना चाहता हूं, लेकर फैसला संकल्प लेकर आएगा। कभी कहते थे हम चरवाहा हुआ, कभी कहते थे लालटेन हुआ। क्या करना चाहते हैं? खिलवाड़ बना दिया है। एक तरफ मांग की जा रही है धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। मेरे भाइयों, धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है। क्यों देश की जनता की आंखों में आप धूल हो गए? कैसे दोगे? हिम्मत है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, बल्कि जनता की आंखों में आप ढाल कर राजनीति करो। मैं आप यही और कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं। एक इनके नेता है, कहते हैं हमारी सरकार जब बनेगी इंडिया जब बनेगी, वह कांग्रेस के नेता विदेशों में बैठे हुए वहां से कह रहे हैं सरकार बनने के बाद सरकार को यह विचार करना चाहिए यदि घर का कोई मुखिया मृत्यु यदि हो जाती है तो उसकी जो संपत्ति है उस संपत्ति में से 100 पैसा में 55 पैसा यह सरकार के खजाने में जमा हो जाना चाहिए और उस परिवार के पास सिर्फ 45 पैसा शेष बचना चाहिए। क्या इसको मंजूर करते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इसे मंजूर करते हैं? जो पीछे खड़े हैं लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मंजूर है? कहां ले जाना चाहते हैं? देश को गर्भ में ले जाना चाहते हैं? क्यों कोई निवेश करे? क्यों कोई पूंजी लगाए? बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी इसका जमकर विरोध किया। जीवों की स्थिति पैदा करती है। सरकार ने क्या किया है? हमारे बहुत सारे पूर्वकर्ता बताया और आगे की भी सवाल मुझे यहाँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिनको पक्का मकान नहीं मिला है किसी कारण से, यहाँ की ढिलाई हो सकती है। जिनके घरों में नल के माध्यम से जल नहीं पहुंचा, अथवा जिनको आयुष्मान भारत की सुविधाएं मिली है, जो भी सुविधाएं, हमारा तो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गया होगा। बहनों भाइयों, 2 साल के अंदर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, लाभ की हर सुविधा उस तक हम पहुंचाएंगे। मैं आपको छोड़ और घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों को बता देना, घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों को बता देना, अभी तक आयुष्मान भारत यानी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज यह व्यवस्था थी, लेकिन एक निश्चित आमदनी, निश्चित इनकम ग्रुप के लोगों के लिए यह व्यवस्था। और इस बार जो घोषणा पत्र तैयार हुआ, मैं बताऊं, घोषणा पत्र का चेयरमैन मैं ही था। प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग बैठे जब उसको फाइनल स्टेज देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई चाहे कोई करोड़पति हो, अरबपति हो या गरीब, यदि 70 साल के ऊपर की उम्र है, उसे मुफ्त में 5 लाख रुपए की जो है चिकित्सा उसकी की जानी चाहिए। और आप सुनिए, सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर जो भी आपके परिवार में आपके माता पिता दादा दादी जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर होगी, मेरे बहन भाइयों, उनको मुफ्त सुविधा मुहैया करेंगे। आने मत देना कांग्रेस आदमी को मैं यकीन करने के लिए लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। हम लोग जो इमरजेंसी कोई आतंकवादी वारदात होती रहती, आज कोई महाकाल बता दे कि भारतवर्ष में किसी राज्य में कोई आतंकवादी वारदात हो, शायद क्षेत्र काश्मीर में कोई वारदात पहले या कोई हो जाती है, क्योंकि अब
पड़ोसी देशों ने भी समझ लिया है भारत अभी कमजोर भारत नहीं, भारत ने दुनिया का ताकतवर नहीं बन। आप भी यकीन रखना, भारत के रक्षा मंत्री के रूप में यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज हमारी ताकत है कि भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। और मैं यही कहना चाहता हूं, और मैं जानता हूं भ्रष्टाचार से बिहार के लोग बहुत ही स्वस्थ हैं। हर सरकार वो भी बिहार में बनती रही है, दावा करती रही हमारे यहाँ भ्रष्टाचार से निकालेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था भ्रष्टाचार समाप्त करके हम भारत की गरीबी को समाप्त करें। इंदिरा जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार को मैं समाप्त करके भारत की गरीबी को दूर कर दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी यही कहते हैं, राजीव गांधी जी ने भी इसके पहले नहीं कहा, लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ मेरे बहनों। लेकिन मैं आपसे पढ़े लिखे लोगों से अपील करना चाहता हूं, अब तक की जितनी भी कांग्रेसी सरकारें रही, एक भी ऐसी सरकार नहीं है जिस सरकार के मंत्रियों के ऊपर अथवा सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में सरकार में बैठे हुए मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल के हाथ खड़ी थी, लेकिन कोई मां का लाल हौसला दे, चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी के नेतृत्व की आपकी सरकार हो गए भाई हो, कोई उंगली उठाकर कहते कि हम फला मंत्री भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार कहे। आरोप लगाने के लिए चाहे कोई भी आरोप। और मैं याद दिलाना चाहता, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री, मैं भाइयों में किसी प्रधानमंत्री की कभी आलोचना नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का वह व्यक्ति नहीं होता और संस्था होता। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा क्या करें, हम दिल्ली के बैंक से 100 पैसा भेजते, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों में बामुश्किल 14 पैसा पहुंचता था, 86 पैसा या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। लेकिन किसी भी सरकार में इस संकट से निपटने के लिए जो कुछ प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे नहीं हुए, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने यह काम किया। मेरे भाइयों 2014 में सरकार बनी थी, मैं भारत का गृह मंत्री था, प्रधानमंत्री जी बैठक ले रहे थे, हम दोनों लोग बैठक में, वह अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि भाई किसी के पास पैसा हो और न हो, जीरो बैलेंस अकाउंट हो, भारत का एक भी परिवार से नहीं बनना चाहिए जिसका बैंकों में खाता न खुले। मैंने पूछा कांग्रेस कि मोदी जी ऐसा क्यों, क्या जल्दबाजी है? कह राजा जी इसके बाद बैठकर मैं बताऊंगा, करिश्मा होगा भारत के अंदर। और आपने देखा जनधन खाता खुलने का क्या करिश्मा होता है। हमारे प्रधानमंत्री ने जनधन आधार मोबाइल एक ऐसी त्रिमूर्ति खड़ा कर दी है कि आप सब भी अच्छी तरह जानते होंगे। और दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश भाषण देकर समाप्त नहीं किया है। भ्रष्टाचार पर यह अंकुश लड़ना है, उसके लिए सिस्टम में बदलाव लाना होगा, व्यवस्था में बदलाव लानी होगी, और यह हमारी सरकार का। और मैं भारत की ताकत इसको देखना चाहती हूं। मेरे बहनों भाइयों, आपको मालूम होगा, मैं जानता हूं बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक जागरूक जनता है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2 वर्षों से अधिक का समय हो गया, युद्ध चल रहा, दोनों तरफ से मिसाइल चल रही है, तोप चल रही, गोले चल रहे, बम चल रहे। हमारे भारत के रहने वाले हजारों बच्चे यूक्रेन में पढ़ते,
उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें चिंता हुई कहीं रूस से चलने वाले मिसाइल और बम से हमारे बच्चों की जिंदगी ने खतरे में पड़ी। सब लोग एक प्रतिनिधिमंडल लेकर प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने कहा, मोदी जी चाहे जो पूरी हो जाए, आंखों में सबके आंसू थे। उन्होंने कहा, चाहे जो पूरी हो जाए, हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकाल कर देना है। कितनी बड़ी चुनौती थी, कितना बड़ा काम था। बहन भाइयों, हमारे प्रधान चलिए प्रधान जी आए, इसलिए बहन भाइयों, मैं आप सबसे यह अपील करना चाहता हूं कि आप सभी का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के प्रत्याशी जहां भी हो, यानी एनडीए का प्रत्याशी जहां भी हो, उसे प्राप्त होना चाहिए। और आगे साहब मोदी का जहां तक प्रश्न है, उनसे आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। जमकर राजीव प्रताप रूडी ने अपने क्षेत्र की सेवा की, जमकर सेवा की। कभी कभी लोग हमारे यहां संसद में भी कहते थे, राजीव जी आप अपने संसदीय क्षेत्र को ज्यादा समय देते हैं, हम लोग तो इतना नहीं देते। राजीव प्रताप रूडी यही कहते हैं, क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनकर यहां पर भेजा है, तो हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने की मैं अपनी कई भरपूर मैं कोशिश करूंगा। और बराबर राजीव प्रताप रूडी ने इस काम को किया। और आज मैं आपको बताकर जाना चाहता, मेरे बहन भाइयों, राजीव प्रताप रूडी कोई सामान्य शख्सियत नहीं है। राजीव प्रताप रूडी, मुझे लगता है केवल सांसद आप नहीं चुन रहे हैं, आप एक बड़ी हस्ती को चुन रहे हैं। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। आप सबका भरपूर समर्थन प्राप्त होना चाहिए, यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उनको कहिए ये बात समझ जाए कि देश में 370 हटने पर पूरे देशवासी को प्रसन्नता मिली। 3 तलाक से पूरे देशवासी को प्रसन्नता मिली। राम मंदिर बनने से पूरे देशवासी को प्रसन्नता मिली। और इतना तक कि कोविड का वैक्सीन मत लो, ये मोदी वैक्सीन है। ये जितने लोग को प्रसन्नता मिली, उन्हें नहीं पता है कि सबका विरोध करने वाले को हम वोट दें या जिसने ये सुविधा दिया उसे वोट दे। ये बात तेजस्वी जी को अपना कुर्सी याद है, और जनता को, पूरे बिहार, पूरे देश को, जनता को उसको अपना सुविधा याद है, उससे देश याद है, अपनी संस्कृति याद है कि कौन देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति का रक्षा कर रहा है, गरीबों का रक्षा कौन कर रहा है। ये बात बिहार और देश की जनता को पता है। इसलिए वो थोड़ा सा घबराहट में ये सब बोलते हैं, ताकि हमारे आदमी को, हमारे कार्यकर्ता में हौसला बुलंद बना रहे, इसलिए वो बोलते हैं। नहीं, सवाल है कि देश में जिस तरह से बीजेपी ने अफवाह फैलाने का काम किया, राजनीति करने का काम किया, राम के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, लेकिन सब वोटर, देश की जनता ने नकार दिया। वो काम चाहती है, बेरोजगारों को रोजगार चाहती है, किसानों के खेतों में पानी और किसानों की उपज का दुगना दाम चाहती है, और अमन चैन चाहती है, भाईचारा चाहती है। और बीजेपी के पास वो एजेंडा है ही नहीं। इसलिए इस एजेंडे को देश की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसलिए घबराहट में, चूँकि ये बिहार है और बिहार जब जब अंग्रेजी लेता है देश में परिवर्तन होता है, ये इतिहास उन लोगों को मालूम है, चाहे 1942 का हो, 1974 का हो। इसलिए वो लोग बिहार में इसलिए डेरा डाले हुए हैं, प्रधानमंत्री से गृह मंत्री, ये अब जाने वाले हैं, तो अब सिमटने वाले हैं। इसलिए इस तरह का हड़बड़ी में आ रहे हैं और घबराहट में बयान दे रहे हैं। इसलिए देश की जनता काम खोजती है, देश के, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, देश की जनता का, देश की संपत्ति को ये लोग बेच रहे हैं, और बेचने वाले में मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए हैं। इसलिए छटपटाहट में बिहार का दौरा बार बार कर रहे हैं। देखिए, जब बड़ा पूजा पाठ का जो समय रहता है, तो देश के जितने बड़े बड़े संत हैं, उन सभी को जहाँ जहाँ पूजा पाठ रहता है दौड़ना पड़ता है। जितने बड़े स्तर के संत हैं, ठीक उसी प्रकार देश का महापर्व है,
सारी राष्ट्रवादी चिंतन रखने वाले को लगता है कि मैं कितना सेवा दे पाऊं देश को, इसलिए वो आते हैं। तो उनके जो कार्यकर्ता है हमारे बिहार में, सब में उल्लास आता है। एक उनके आने से एक उमंग, एक जोश, एक जज्बा जगता है और फिर पार्टी को सबलता मिलता है। इसलिए वो आते हैं। नाम सुन के कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता आ जाता है, हौसला बुलंद होता है। इसलिए उनके आने से हम लोगों को सुखद एहसास होगा, ये तय है। आरोप लगा रहे आप लोग पे और कह रहे 10 वर्षों में कुछ हुआ नहीं है। कह रहे 10 वर्षों में पीएम बीजेपी के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। सवाल इनका था। हाँ, लीडर नहीं है, डीलर है। आइए और आने के बाद जो पार्टी भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हो, वो देश के नेता, जो दुनिया के नेता हैं, जो वर्ल्ड लीडर हैं, जो विश्व के नेता माने जाते हैं, उनको वो डीलर कह रहे हैं। डीलराई तो खुद आरजेडी में होती है। ये तो देश के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी। ये लोग, देश के लोग इनका सम्मान करते हैं। चुनाव में महागठबंधन हार रहा है, उनके वोटर वोट डालने जा नहीं रहे, वो मानते हैं कि लोग जीरो पे आउट होने वाले हैं, इसलिए ये लोग अलूल जलूल बयान देकर ध्यान बांटना चाहते हैं। हम उनके बांटने वाले बयान में आएंगे नहीं। कभी मुकेश सहनी भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं, कभी ये अपने तेजस्वी यादव जी भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं। ये सही नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी लालू जी से बहुत छोटे हैं। कम से कम किसी को बूढ़ा बताने में उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो किसका किसका अपमान कर रही। आज जेपी नड्डा आ रहे हैं और राजनाथ सिंह आ रहे हैं, तो तेजस्वी कह रहे हैं कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप को बुला लीजिए, हार तय है। हाँ, सही बात है। जीरो, पिछली बार भी ऐसी ही भाषा बोलते थे तो 0 सीट आई थी। इस बार -0 तो होगा नहीं, फिर से आएगा 0। जो लोग आरक्षण लगातार दे रहे हैं, हमारे नेता ने जाति आधारित गणना कराकर ससमय आरक्षण का दायरा उन्होंने बढ़ाने का काम किया, रिपोर्ट पेश करने का काम किया। तो उस पर जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसमाई जोरी को लोग चैलेंज करेगा। उनके 15 साल में क्या है ना, कोई समाज का भला हुआ? उनके 15 साल के शासनकाल में कोई समाज को उन्होंने आरक्षण दिया? कोई समाज का भला हुआ? ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है कि सब चीज हो रहा है। आज जो है सबसे निचले पावदान पर जो व्यक्ति हैं, वो भी आरक्षण प्राप्त करके, जो मुख्यधारा से हम लोग से भटक गए थे, वो लोग मुख्यधारा में जुट गए। उन लोगों का अपना कैलकुलेशन है। थोड़ा जमीन पे रहेंगे तो पता चलेगा कि उनका सुफरा साफ हो गया भाजपा का, एनडीए का। और पूरी तरीके से इस बार बिहार की जनता सबक सिखा रही है भाजपा और एनडीए को। 40 में से 39 दिया, 19 में 40 में से 31 दिया, 14 में ठगने का केवल काम किया है। तो इस बार बिहार की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। सबसे पहली बार किसके मुंह से 10 लाख नौकरी सुना गया था? यार ये बात छोड़ो, 5 लाख नौकरी हम लोग देख के आए। हमने कई दिन पहले बोला कि 3 लाख प्रक्रियाधीन है जिसको होना है, यानी 8 लाख तो तेजस्वी व्यवस्था करके आ गया। और जब से हम बोल रहे हैं और जब से जनता के बीच ये बेइज्जत हो रहे हैं भाजपा के लोग, तो हमारे लाइन पे आए हैं। तो कोई बात नहीं, बिहार की जनता जानती है कि ये लोग क्या करेंगे। यही भाजपा के लोग जब हम 10 लाख बोलते थे तो इन्हीं के मुख्यमंत्री कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा।
और भाजपा वाले क्या बोलते थे? फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया गया था इनका मैनिफेस्टो पढ़ने के लिए, निर्मला सीतारमण जी को, और क्या बोला गया था? नौकरी नहीं, 19 लाख रोजगार की व्यवस्था करेंगे। तो जनता होशियार है, इनके कहने और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 लाख जो और बाकी प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं वो हम करके आए हैं, जिसको अभी जारी करना है, वो भी अब तक नहीं कर पाए हैं। बहुत बहुत